थैंक यू फॉर इनवाइट मी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अच्छा लगा मुझे यहाँ आके आपके पॉडकास्ट में। हमारे इस कन्वर्सेशन से न्यू जनरेशन्स कैन लर्न न्यू थिंग्स और उनको भी एक एक्सपीरियंस मिल पाएगा कि बेसिकली क्या क्या चीजों में होता है। थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया और इतने वैल्यूएबल आप इनपुट्स जितना हो सके हम कोशिश करेंगे आपसे लेने की। तो आप कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहेंगे? So currently I'm working in the MNC organization as a HR. So basically I'm handling like end-to-end employee related work. I've been work in HR field since like 5 years. So I have good enough experience. So I know about the like employees handling, how to resolve the queries and connect with the new clients and build a relationship with the new person and how. तो जैसा कि आप एचआर फील्ड से ही हैं तो हर दिन आप नए नए लोगों से मिलती रहती होंगी। कोई ना कोई आपके पास क्वेरी लेके अपनी आते रहता होगा। मे बी वो सैलरी की क्वेरी हो सकती है, कोई एम्प्लॉय का इश्यू हो सकता है, XYZ कोई भी इश्यू हो सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयज का आजकल किसी भी तरीके के इश्यू हो सकते हैं। तो आजकल आप कॉर्पोरेट में क्या चेंज दिखती है, जो पहले था और अब में क्या चेंज आ गया? So if I'm talking about experience, so when I was in the first organization, it was the domestic level organization. So it was India based organization. तो वहाँ पे basically ऐसा होता था कि अगर कुछ भी issues है तो employee directly comes and reach out to you. But we are talking about in the top level organization MNCs. तो यहाँ पे employee cannot directly reach out to the HR. तो बेसिकली उनके लिए एक पोर्टल होता है, उन्हें उस पे चीजें रेस करनी पड़ती है, फिर उसका एक टैट होता है, अकॉर्डिंग टू द टैट SLA वो चीजें वर्क होती है। तो मतलब एम्प्लॉय डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, उसको प्रॉपर एक हायरार्की चैनल फॉलो करना पड़ता है। यस, प्रॉपर स्टेप होते हैं, उसको फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर वो चीजें ट्रैक हो सके और जो बार बार कंटिन्यूसली चीजें चेंजेस और अगर उसमें रॉन्ग हो रही हैं तो फिर उस चीजों को भी इम्प्लीमेंट किया जा सके कि कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है। और आपने आजकल देखा होगा, पहले के टाइम में था कि आदमी को ग्रोथ लेनी हो तो बहुत सारे हाथ पैर मारने पड़ते थे। लाइक उसको नई नई क्लासेस लेनी पड़ती थी, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस करने पड़ते थे, और वो भी ऑनलाइन नहीं होता था। यूट्यूब का जमाना तो आज आया है, उस टाइम वैसा जमाना नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में आपको क्या लगता है, ग्रोथ लेना आज के टाइम में आसान है कि पहले की तरह ही मुश्किल है? सो आज के टाइम में वी कैन से दैट कि ग्रोथ लेना इजी भी है और मुश्किल भी है। तो एक्सप्लेन कर दोगे हमारी ऑडियंस को? मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल न्यूट्रल जैसा ही सिनेरियो है। लाइक पहले से चेंजेस तो बहुत सारी हुई है। पहले ये होता था कि बेसिकली क्या होता था, अगर किसी को इंटरव्यू देने जाना है तो उसे नहीं समझ आता था मुझे क्या करना है, कैसे करना है। आजकल आप Naukri.com ये सब चला रहे हैं, आप YouTube पे इतने सारी वीडियोस देख सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर द इंट्रोडक्शन एंड अगर सपोज दैट पर्टिकुलर एक फील्ड के लिए जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है और उससे उसमें भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि फिर उसको वहां पे ऐसा नहीं रहेगा कि उसको इस चीज के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। तो ये सारी चीजें है कि इसको अवेयरनेस मिल सकती है इन सब चीजों के लिए। और ग्रोथ के लिए बेसिकली अभी आजकल बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग इन द मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सो दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग टू देयर एम्प्लॉयर टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑल्सो। क्वार्टरली मंथली बेसिस पे सर्वेज होते हैं, उनके लिए लर्निंग प्लेटफॉर्म शेयर किया जाता है। प्रॉपर एक सर्वे होता है, उसमें आपसे फीडबैक लिया जाता है, आप क्या सीखना चाहते हैं, आपको किस चीज का नॉलेज है। तो अकॉर्डिंग टू दैट उसको वो अपॉर्चुनिटी दी भी जाती है। और कुछ ऐसे भी कोर्सेज MNCs में अवेलेबल होते हैं कि आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं, बिकॉज यू आर एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से लर्न कर सकते हैं और ये आपके रिज्यूमे में एक एडेड एडवांटेज होगा। इफ यू विल स्विच फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें ग्रोथ में थोड़ी इजी हो जाएगी। और मैंने भी ऐसा देखा है कि बहुत सारी कंपनीज में ऐसा है कि आपको पढ़ने के लिए, अगर आपको आगे पढ़ना है, कोई कोर्स करना है, तो उसके लिए भी कंपनीज आपको सपोर्ट करती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म कि आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट
को अपने कोर्सेज कर सकते हैं या आगे अपनी कोई डिग्री ले सकते हैं। एक लेवल पे जाने के बाद आपको अगर कोई और स्किल ऐड करना है तो आप वो डिग्री को अवेल कर सकते हैं, उसमें आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, वो कंपनी आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है। ओके। बट इट्स डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी। आई एम नॉट सेइंग कि सब कंपनी में, बट नाउ डेज धीरे धीरे अब सब में ये चीजें ऐड ऑन होने लगी है। एक चीज मैंने और नोटिस की है कि आप अगर YouTube पे जाके सर्च करेंगे जॉब के बारे में, आपको पैसे के बारे में, हायर पैकेज कैसे करना है, आप जितने वीडियो सर्च करेंगे सारे के सारे IT प्रोफेशनल्स के वीडियो आते हैं। जबकि जो हमारी मेजर ऑडियंस है वो IT फील्ड में काम ना करके नॉर्मल अलग अलग फील्ड्स होते हैं जो उसमें बैकएंड जॉब जिसको हम बोलते हैं उनमें काम करती है। तो क्या सिर्फ IT में ही ग्रोथ है कि अदर फील्ड्स में भी उतनी ही ग्रोथ है? देखो ऐसा नहीं है, अब नाउ डेज ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही पहले भी ऐसा था कि आईटी फील्ड में ही ग्रोथ है। आजकल सब कुछ पोर्टल के थ्रू होने लगा है, तो आईटी वाला भी वैसे ही है, सिस्टमेटिकली चीजें चल रहा है, वन क्लिक में चीजें हो जाती हैं आजकल। ठीक है, अपॉर्चुनिटी हर जगह है। अगर एक बड़ी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे हर एक चीज के लिए सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट चाहिए। बेसिकली I'm belonging from the HR डिपार्टमेंट, सो वहां पे भी हर चीज के लिए एक सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट है। लाइक उसका डेटा मैनेज करने का एक अलग डिपार्टमेंट है, एडमिन एक अलग डिपार्टमेंट है, उसका एफएनएफ मैनेज करने का एक अलग डिपार्टमेंट है, उसका पेरोल कैलकुलेशन का अलग डिपार्टमेंट है, सैलरी रन करने का एक अलग डिपार्टमेंट है। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटी में ही ग्रोथ है, अदर डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और वो भी बहुत एक वाइड लेवल पे है चीजें। तो वहां पे भी चीजें अकॉर्डिंग टू दैट चलती है, उसमें भी बहुत अच्छे पैकेजेस है, बहुत हायर लेवल पे लोग हैं और उसमें भी बहुत अच्छे ग्रोथ, करियर ग्रोथ। तो अगर आपके अकॉर्डिंग अंदाजा लगाएं तो IT में तो चलिए कोई बारी ही नहीं होता सैलरी का, कहां तक भी आदमी की सैलरी पहुंच। करेक्ट। तो जो नॉन IT फील्ड है उसमें मैक्सिमम बंदा कितने तक जा सकता है, या ऐसा कहें कि कितनी एक सैलरी वो अर्न कर सकता है कि उसका जो डेली लाइफस्टाइल है, अपना सारा खर्चा मेंटेन कर ले, अपने लाइफस्टाइल को नॉर्मल मेंटेन कर ले, कितने तक वो इजीली पहुंच सकता है? कुछ फील्ड्स के अगर आपको नाम पता है तो बता सकते हैं। तो देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द सैलरी प्रोस्पेक्टिव, तो कोई बाउंडेशंस वाला हिसाब नहीं है। और रही बात ये कि एक पर्सन अपना कितने में अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर सकता है, वो तो जितना पैसा आता है आपके उतना ही लाइफस्टाइल, एक बेसिक लाइफस्टाइल, मतलब आप अगर दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, अगर हो गया, आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो अब पहले से चीजें बहुत चेंज हो गई है। पहले एक मतलब फ्रेशर लेवल पे जो हायरिंग होती थी बहुत कम पैकेज पे होती थी, लाइक 1,20,000 2 लाख है मिनिमम, उसकी 15-16 हजार की सैलरी होती थी। अब एक फ्रेशर लेवल पे हायरिंग होती है तो बेसिकली उसकी 3 लाख 4 लाख 5 लाख, अब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द नॉन आईटी फील्ड्स, तो 3-4 लाख 5 लाख इस पैकेज से उसके एक हायरिंग लेवल स्टार्ट हो जाती है। तो अब पहले से तो सैलरीज में बहुत ग्रोथ भी हो गया है, प्लस कंपनीज प्रोवाइडिंग एडेड एडवांटेज ऑल्सो इफ समवन इज वर्किंग इन द दिल्ली एनसीआर एंड ऑल, तो उसको बोथ साइड कैब फैसिलिटीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रोवाइडिंग फूड फैसिलिटीज एज वेल, मेडिकल बेनिफिट्स, तो देयर लॉट ऑफ बेनिफिट दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड अपार्ट फ्रॉम देयर सैलरी, so they can survive in there. Most of the company also providing salary according to their कि in which location you are living, तो living standard के according भी they are providing salaries also. लेकिन अब मैं देखता हूँ एक चीज कि 10 साल पहले कुछ कंपनी ऐसी है, नाम नहीं लेंगे उनका, लेकिन उनके आए दिन बयान आते रहते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी है उनमें आज से 10 साल पहले 2,80,000 रुपए का जो पैकेज था LPA पर एनम का, आज उन कंपनियों में 3,20,000 3,30,000 3.5 लाख तक का मैक्सिमम पैकेज फ्रेशर को वो लोग देते हैं, जबकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो उन कंपनियों के बारे में आपका क्या कहना है? बेसिकली अभी आजकल क्या चल रहा है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द बीपीओ टाइप्स कंपनीज, सो बेसिकली दे आर डूइंग आउटसोर्सिंग, तो वो किसी से एक प्रोजेक्ट लेती है और फिर उस पर वर्क करती है, अकॉर्डिंग टू दैट वो पर्सन एम्प्लॉय हायर करती है। तो उसमें ना आजकल क्या है, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उनसे काम एक्स्ट्रा आवर्स कराते हैं, बहुत सारी चीजें वर्कलोड कराते हैं और उसमें ना पे कम देते हैं। तो इफ समवन इज वर्किंग इन द लाइक कैप्टिव कंपनी, तो दे आर गेटिंग मोर बेनिफिट्स है और उसको फ्लेक्सिबिलिटीज भी चीजें मिलती है। सो इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट है कि अगर बीपीओ बेस्ड कंपनी अगर वो आउटसोर्सिंग कर रही है किसी से वर्क,
तो उनका थोड़ा रहता है, फिर वो कॉस्ट कटिंग वाला ज्यादा चलता है। और कैप्टिव कंपनी है तो बेसिकली उनका हिसाब थोड़ा सा अलग रहता है, अकॉर्डिंग टू लाइक कि हमारी जो बीपीओस कंपनीज हैं उनसे थोड़ा डिफर रहता है। लेकिन मुझे क्या लगता है सर कि जो ये कंपनीज है, ये लोग मोस्टली जो हायर करते हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के बच्चों को हायर करते हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं टीयर 1 सिटीज के अच्छे अच्छे कॉलेजों के जो बच्चे होते हैं उनको हायर करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको पैकेज भी ज्यादा देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एडेड एडवांटेज ये है, जो टीयर 2 टीयर 3 के बच्चे आते हैं इन कंपनी से उनको एक स्टार्ट मिल जाता है, शुरू का 1 साल 1.5 साल 2 साल वो अच्छे से इनमें काम सीख सकते हैं, और उसके बाद जाके स्विच करके धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है ना? ऐसा मुझे लगता है कि बहुत लोग करते भी हैं आजकल, मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी टीयर 3 सिटी से आता हूँ। सब करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी सिर्फ टीयर 1 और टीयर 2 टाइप्स जगह से मतलब एम्प्लॉयज हायर करती हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज के लिए एक, जैसे स्कूल कॉलेजेस में कोटास बने रहते हैं वैसे ऑफिसेज में भी रहते हैं कि आपको इतना परसेंट एम्प्लॉय यहाँ से पिक करना पड़ेगा, इतना परसेंट आपको कैंपस हायरिंग करना पड़ेगा, इतना परसेंट आपको ये करना पड़ेगा। तो वो साल के स्टार्टिंग में ही एक बजट बन जाता है, अकॉर्डिंग टू दैट ही चीजें होती है। अभी आपने जैसे बताया कि कैप्टिव और बीपीओ, राइट, तो हमारी ऑडियंस को एक बार आप बता दें कि कैप्टिव और बीपीओ में फर्क क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि कैप्टिव और बीपीओ में फर्क क्या है। सो बेसिकली कैप्टिव ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपना काम खुद करती है, और बीपीओ ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो दूसरी कंपनी से प्रोजेक्ट लेके काम करती है, आउटसोर्सिंग करती है। दूसरी कंपनी से कोई प्रोजेक्ट लिया और अपने एम्प्लॉय को उस प्रोजेक्ट पे काम कराया, तो उसमें क्या होता है, वो प्रोजेक्ट एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है। अगर सपोज बहुत अच्छा चला, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटेंड करना होगा तो एक्सटेंड करेगी, नहीं करना होगा एंड हो जाएगी। तो उस केसेस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती है, प्रोजेक्ट खत्म हुआ फिर वो एम्प्लॉयज निकाल देती है। मोस्ट ऑफ कुछ कंपनीज क्या करती है कि प्रोजेक्ट ये वाला एंड हुआ, अगर उसकी आउटसोर्सिंग बहुत अच्छी है उस कंपनी की, तो वो दूसरे प्रोजेक्ट में मूव कर देती है एम्प्लॉय को। तो अब इसमें क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर चीज पे नहीं वर्क कर पाता है, वो लिमिटेड चीजों पे ही रहता है। ये आप बीपीओ के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। और कैप्टिव में ये रहता है कि वो इन हाउस अगर वर्क कर रहा है तो दे कैन लर्न न्यू थिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो उसको बहुत सारी चीजें ना इन हाउस में, अब अगर आउटसोर्सिंग का है तो वो एक कहते हैं कि उसपे सिक्योरिटीज लगी रहेंगी कि वो इतनी ही चीजें कर सकता है। अगर वो कैप्टिव में है तो वो उसके बारे में डीपली जान सकता है, क्योंकि आउटसोर्सिंग में वो सारी डीप नॉलेज उसको नहीं मिलेगी, कैप्टिव में उसको डेप्थ नॉलेज उस चीज के बारे में मिल सकती है। तो मतलब अगर फ्रेशर को या कहीं एक्सपीरियंस बंदे को भी करियर में अगर चूज करना है तो बीपीओ चूज करे प्रेफरेंस पे, या कैप्टिव यूनिट को चूज करे? देखो, कैप्टिव इज बेस्ट फॉर एवरीवन, बट फॉर बिगनर इफ उसको देखो, इंटरव्यू तो दोनों जगह ही देने चाहिए। बीइंग अ फ्रेशर उसको अभी कहते हैं कि प्रोफेशनल करियर में स्टेप रखने के लिए, उसको ऑफिस एनवायरनमेंट को सीखने के लिए उसको कहीं स्टार्टअप मिलना बहुत जरूरी है। कैप्टिव मिलता है इट्स अ वेल एंड गुड, अगर कैप्टिव नहीं मिलता है तो ही एंड शी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बीपीओ एज वेल, बिकॉज इन द beginning they can learn lots of tips from there also. तो अब ना हम हमारे सबसे मेन हॉट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो बहुत लोगों का आजकल क्वेश्चन रहता है फेवरेटिज्म के बारे में। मे भी हो सकता है आप कैप्टिव में अगर काम करते हो तो आपने भी देखा हो, मैंने बीपीओज में भी काम किया तो मैंने वहां भी देखा है। तो उस पे आपका क्या टेक है, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या फेवरेटिज्म होता है कंपनीज में या नहीं होता है? होता है तो क्यों होता है? क्या क्या कारण हो सकते हैं होने के? क्या एक सही एम्प्लॉय को लेके ही मैनेजर फेवरेट होता है, या और भी कई रीजंस होते हैं उसके फेवरेटिज्म? देखो, बीइंग एचआर तो मेरे को लगता है मेरे लिए ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट के पास जैसे बहुत सारे बच्चे कनेक्ट करते होंगे आपसे, इश्यूज लेके आते होंगे अपने, तो अगर किसी का, देखो सबका अपना अपना माइंडसेट है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। If I'm talking about for the organization and corporate culture, in my first organization basically what was happened there, कि वहां पे एक एम्प्लॉय था, तो उसको ये रहता था, he was working since 5 year, काफी लॉन्ग टाइम से, बट उसको ग्रोथ नहीं मिल रहा था। एंड ही वॉज गुड इन द वर्क वाइज, ही वॉज द टॉप परफॉर्मर, उसमें मोस्ट सारी क्वालिटीज थी। बट ही केम एंड आस्क्ड मी कि आई थिंक सो कि यहाँ पे फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा चल रहा है,
इन अ जर्नली उसने बोला, बीइंग फ्रेंड, आई वांट टू डिस्कस विद यू समथिंग, कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा चल रहा है. द मैनेजर लाइक्स टू समवन बिकॉज वो उसको चीजें पूछता है या फिर वो काम भी नहीं करता है, बट स्टिल उसको ग्रोथ भी मिल जा रही है, उसको इतना टाइम नहीं हुआ, उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल गई. बट क्या होता है, कई बार ऐसा नहीं होता है. हम जैसा देखते हैं हमें ऐसा लगता है ऐसा ही है, बट देयर आर सम रीजन. बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो वो कर रहा है वो आपको नहीं पता होगी, हर एक चीज नहीं पता रहती है, और बीइंग अ मैनेजर होके एक एक चीज हर किसी को वो नहीं एक्सप्लेन कर सकता है. बट कह सकते हैं फेवरेटिज्म होता भी है और नहीं भी होता. मैं आपको अपनी सबसे फर्स्ट कंपनी एग्जांपल बताता हूँ, वहां पे क्या हुआ था जो मुझे लगता है ऐसा. तो मुझे ऐसा फील होता है कि हर कंपनी में सबका कोई ना कोई फेवरेट जरूर होता है, या यूं कहें कि हर कंपनी में हर टीम में किसी ना किसी का कोई फेवरेट एक बंदा जरूर होता है. तो ऐसा मैंने भी देखा है. तो वो बंदा कैसा था, दिन भर काम कम करना, बस सिस्टम पे बैठे रहना, काम कम करना, उसको दिखाना कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है. ऑन दी अदर हैंड एक एम्प्लॉय है जो खूब मेहनत करता है, मुश्किल चीजों को भी बहुत इजी तरीके से बताता है कि सर मैंने ये काम कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लगा बट मैंने कर दिया. अदर देन दैट एक एम्प्लॉय दूसरा वो है जिसके पास बिल्कुल टफ काम नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, उसको बहुत ना बढ़ा चढ़ा के दिखाता है कि इतना टफ था, मैंने इतने टाइम में किया. और वो क्या करता है, आपकी हर छोटी से छोटी बात जाके, जो कि गलत है मुझे लगता है, क्योंकि जब आप कलीग्स होते हैं तो बहुत सारी बातें शेयर करते हैं एक दूसरे से जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड वो पता चल ही जाती हैं. लेकिन हम सब ह्यूमन है, तो ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है, गलती कर देते हैं, एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, तो एट द एंड पहुंच जाती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि फेवरेटिज्म होता है, लेकिन एक हद तक ठीक है, वो ह्यूमन नेचर है, वो सदियों से चला आ रहा है. लेकिन अगर आप सोचे कि उसको अवॉइड करना है तो आप नहीं कर सकते. हाँ, एक चीज पर फोकस कर सकते हैं कि लेट से उसके पास कोई ऐसी स्किल है जो आपके पास नहीं है, तो उस पर काम कर सकते हैं. फिर भी आपको लग रहा है सर्टेन टाइम के बाद कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो मुझे लगता है कि आपको दूसरी जगह चले जाना चाहिए, दूसरी कंपनी में काम कर लेना चाहिए. क्योंकि सेम जिस चीज के लिए आप यहाँ काम कर रहे हैं, उतना टाइम रुक के आप दूसरी जगह जाके भी काम कर सकते हैं, सेम ग्रोथ ले सकते हैं. तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मे बी यू आर राइट हेयर और मे बी नॉट, क्योंकि दोनों चीजें हैं. देखो, होती भी है फेवरेटिज्म और नहीं भी होती है, कई कई बार लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है. बट अगर ऐसा हो भी रहा है तो वी शुड टेक इन अ पॉजिटिव वे, कि हम उससे वो भी लर्न कर सकते हैं कि ऐसी क्या क्वालिटीज है द मैनेजर ओनली लाइक टू दैट पर्सन और मैनेजर नॉट अप्रिशिएटेड टू मी. बेसिकली उससे ज्यादा चीजें मैं कर रहा हूँ, या आई हैव अ गुड नॉलेज अबाउट थिंग. मोस्ट ऑफ द, अगर मैनेजर वाज कि मैनेजर किसी चीज में स्टक हो रहा है तो वो मेरे से रीच कर रहा है, लेकिन स्टिल द मैनेजर दैट पर्सन इज नॉट अप्रिशिएटेड टू मी. तो इन केस हम देखो, हर एक चीज से हमें एक लर्निंग चीज मिलती है. तो हर ऑफिस में पॉलिटिक्स चलता ही है, ठीक है, चाहे वो यू सीधे चले और चाहे टेढ़ा चले. तो हम उसको पॉजिटिवली लेके न्यू चीज लर्न कर सकते हैं, सो दैट अगर हम इन फ्यूचर जब हमारी डेजिग्नेशन बढ़ती है तो हमें वो एक स्मार्टली चीजों को प्ले करना आए, क्योंकि वक्त तो हमें आता ही है, स्मार्टली चीजों को टैकल करना भी आ जाएगा, तो फिर वो चीजें सॉर्ट हो सकती है. मेरे पास आज के लिए तो आपके लिए इतने ही क्वेश्चन है, बट अच्छा लगा कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की. तो दोबारा क्या आप हमारे पॉडकास्ट पे आएंगे? और सबसे मेन बात कि जैसे मैं भी कुछ वीडियोस अब धीरे धीरे बनाना शुरू किया इसके ऊपर, तो मैं और भी चीजें ऐड ऑन करता रहूंगा. तो आप क्या अपने इस फील्ड को लेके यूट्यूब पे आ रहे हैं कभी, कि लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किया? क्योंकि बहुत लोग होते हैं डे टू डे लाइफ में जिनको एचआर से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज होते हैं, बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कहाँ पहुंचना है. तो आप अगर एक छोटा सा चैनल बना ले हमारी तरफ से, जिसपे आप छोटे छोटे रिव्यू शेयर करते रहें, कैसे आप चीजों से ओवरकम कर सकते हैं, क्या ऐसा होगा फ्यूचर में? हाँ, ऐसा हो सकता है. इट वुड बी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो. ऐसे मुझे भी न्यू न्यू आइडियाज आते रहेंगे, मैं शेयर करती रहूंगी और माइंड भी ब्रश अप होता रहेगा. तो इट्स अ गुड थिंग, आई कैन ऑल्सो स्टार्ट इट. बट यू शुड गाइड टू मी ना, बिकॉज आप पॉडकास्ट करते हो तो यू नो बेटर थिंग्स. तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या इन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो आप लोग बताना कमेंट करके, और बताने का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक पे और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे. टिल देन, बाय बाय.